तो बच्चे लोग कैसे हैं आप सभी। सब बढ़िया चल रहा है आप लोगों का। देखिए आज मैं आपके लिए एक मस्त चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है काठमांडू। ये चैप्टर है बेसिकली चैप्टर नंबर 8 है और ये लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा, राइटर हैं इसके। देखिए अभी मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। पहली चीज ये, अभी के समय में ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा चलन है। हर कोई कैमरा लेके हेलो दोस्तों मैं यहाँ ये कर रहा हूँ वहाँ ये कर रहा हूँ, एंड देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ ब्लॉगिंग जिसमें तो मेनली एक आता है कि आप घर में क्या कर रहे हैं जो आप दिखाते हैं। कुछ ऐसे ब्लॉगर को आप लोग जानते हैं डेली लाइफ दिखाने वाले। एक होते हैं ट्रैवल ब्लॉगर्स जो ट्रैवल करते हैं, एक बाइक वाले भी आते हैं, है ना। तो घूमने फिरने का, दिखाने का, बताने का शौक शुरू से चलता आ रहा है। तो हमारे जो विक्रम सेठ हैं, अब देखो पहले के समय में कैमरे का इतना ज़्यादा चलन था नहीं, ठीक है, इंटरनेट उतना था नहीं, तो चीज़ें लोग लिखते थे। हिंदी में इसे बोला जाता है यात्रा वृत्तांत, यानी आपकी जो यात्रा रही उसके बारे में आपने लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आप पढ़ने वाले हैं बेसिकली ये भी यात्रा वृत्तांत है, यानी कि ट्रैवल ब्लॉगिंग। BLOG, ब्लॉग मतलब लिखा हुआ, और VLOG मतलब वीडियो बनाया हुआ। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस पकड़ना पड़ेगा। काठमांडू लिखा हुआ है बाबू। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में है, और नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी मानी जाती है। जैसे कि हमारा पाटलिपुत्र, राजगिरी बहुत पुराना है, उसी तरह काठमांडू का इतिहास भी बहुत पुराना रहा है। मॉन्क्स कहा जाता है कि मॉन्क्स ने इसको बसाया है। मॉन्क्स मतलब वही बुद्धिस्ट जो होते हैं आपके। और नेपाल से हमारा खासा रिश्ता है, ठीक है ना। अभी आपको पता चलेगा कैसा रिश्ता है। तो चैप्टर शुरू किया जाए, चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले आपसे पूछता है कि क्या आपको ट्रैवलिंग पसंद है। अरे भाई किसको पसंद नहीं है। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, मतलब जो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं, अपना फीलिंग किसी से शेयर नहीं करना, उन्हें भी ट्रैवलिंग पसंद होता है। सोलो ट्रैवलिंग, अकेले घूमना, कहीं दुनिया घूमना, ठीक है ना। तो ट्रैवलिंग इज एक्चुअली वेरी गुड थिंग, और आप सबको ट्रैवलिंग करना चाहिए। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बाइक से भी ट्रैवल करता हूँ, ट्रेन से, ट्रेन वाली ट्रैवल सबसे अच्छी होती है, समझ गए, जब दूर निकलना हो तो राइटर जो है आपके विक्रम सेठ इस चीज़ को यानी कि ट्रैवलिंग को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, है ना। उन्होंने एक बुक लिख दी जिसका नाम है हेवन लेक। क्या नाम है? द हेवन लेक। इस बुक में उन्होंने तिब्बत, इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रैवलिंग करी थी, उसका ब्यौरा है, जिक्र है। तो बुक तो काफ़ी मोटा होता है, लेकिन चैप्टर आपका 3-4 पेज का है। तो बेसिकली जो चैप्टर है उसी बुक से निकला हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, चाइना, इंडिया, तिब्बत एंड नेपाल। काफ़ी ज़्यादा ये घूमे हैं। अभी तो यूट्यूबर ऐसे ऐसे हैं कि बाइक लेके मतलब कजाकिस्तान, मंगोलिया और बड़ी दूर दूर चले जाते हैं सब, समझे, ब्लॉगिंग करने के लिए। चलिए, हैव यू एवर हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, बनारस, सारनाथ। बनारस को देखो वाराणसी लिखा गया है क्योंकि इसका न्यू नाम यही है। हेलविट, ये सब जगह के बारे में आपने सुना है। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे विजिट भी किए होंगे। बनारस तो लगभग हर कोई गया है एक ना एक बार, है ना। मदुरई, मदुरई तो साउथ में है, तो शायद कुछ लोग गए। मदुरई में एक बहुत ही प्यारा टेम्पल है। तो ये सब प्लेसेज आप घूमे हैं कि नहीं, क्या आप इसको पसंद करते हैं? देखो घूमे नहीं है लेकिन पसंद है, मौका मिलेगा तो सब जगह जाएंगे। अजमेर शरीफ कहा जाता है कि इस्लाम धर्म का बहुत पवित्र जगह है, पावन जगह है, समझ गए। अब बताता है कि आपके सिटी में कौन सा, वो आपको मतलब जो सराउंडिंग में कौन सा ऐसा होली प्लेस है। होली मतलब समझते हैं ना, पवित्र जगह कौन सा है। जैसे मैं पटना की बात करूं तो यहाँ पे तो 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो महावीर मंदिर ही है, बहुत पावन मंदिर है, आप लोग सुने हैं इसके बारे में, है ना। तो वहाँ पे माहौल ही कुछ और रहता है। तो इस चीज को पढ़ना है आपको। एंड देन विक्रम सेठ जिस तरह का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं काठमांडू का, देखिएगा क्या वो आपके सिटी से मैच करता है। देखते हैं, ठीक है ना। ये पटना में घूमने को और भी है। गंगा के किनारा घूम लीजिए, NIT घाट, अब तो एक बना दिया गया है मरीन ड्राइव। NIT घाट में शाम में आरती भी होती है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, समझ गया। चलिए, तो यहां से कहानी का शुरुआत हो जाता है। आगे जो लिखेंगे वो राइटर लिखेंगे और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। राइटर हमारे कहते हैं कि आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। क्योंकि मैं थका हुआ था तो मैंने एक सस्ता सा रूम देखा सेंटर ऑफ द टाउन, टाउन के बीचों बीच, और मैं कुछ घंटे के लिए वहां सो गया। ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज होती है बाबू, समझ गए, बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज होगी। अगली सुबह मैं कुछ लोगों के साथ, जिनके साथ मैं आया था, जिसमें से एक जो है मिस्टर शाह के बेटे
एंड उनका भतीजा, ये सारे लोग क्योंकि ग्रुप में ट्रेवल कर रहे हैं, विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू दैट आर मोस्ट सैक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। तो इन्होंने 2 मंदिरों का विजिट किया और इस पूरे चैप्टर में बेसिकली उसी 2 मंदिर का जिक्र है। एक मंदिर जो हिंदू के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है जिसका नाम पशुपतिनाथ है, और सेकंड जो है आपका बुद्धिस्ट के लिए माना जाएगा जिसके ऊपर एक बड़ा सा डोम है। मंदिर के ऊपर ये वाला पार्ट को बोलते हैं डोम। ये पार्ट जानते हैं ना आप लोग, जैसे ताजमहल कैसे है ऊपर से डोम, तो बुद्धिस्ट लोगों का वो, तो 2 ही का जिक्र यहाँ पर किए हैं, ठीक है ना। और एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा बुक से निकाला गया है तो सारी चीज़ें तो नहीं दी जाएंगी, ठीक है ना, काट काट के चीज़ें दी गई हैं। चलिए, तो पशुपतिनाथ जो टेम्पल है आपके ये काठमांडू के अंदर है, जिसके बाहर एकदम साफ साफ लिखा गया है, प्रोक्लेम्स मतलब लिखा गया है, बोर्ड टांग दिया गया है, बोर्ड पे कह दिया गया है कि सिर्फ हिंदू अलाउ हैं, अदर इसमें नहीं घुसेंगे। देखिए लिखा ना कि ओनली फॉर द हिंदूज या फॉर द हिंदूज ओनली, सिर्फ हिंदू प्रवेश करें। देयर इज एन एटमोस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन। वहां का एटमोस्फेयर कैसा है बेटा? फेब्राइल कंफ्यूजन। फेब्राइल कंफ्यूजन का मतलब होता है भाग दौड़ वाला, इंग्लिश में इसे कह देते हैं केओस, या हिंदी में कई बार अराजकता भी बोलते हैं। भाग दौड़ लगा हुआ है, कोई सामान बेच रहा है, कोई धक्का मुक्की कर रहा है, एक दूसरे को धक्का दे रहा है। आप लोग कभी देवघर अगर जाने का मौका मिलता है आपको, देवघर जो कि बाबा धाम भी जिसे बोलते हैं, वहाँ भी ऐसा ही माहौल है, खूब धक्का मुक्की है, समझ गया। मंदिर के अंदर ज़्यादा धक्का मुक्की रहता है, बाहर में तो पूरा ओपन प्लेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो माहौल है वहाँ पे, ये जो धक्का मुक्की का माहौल है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है? पंडा लोग हैं पुजारी लोग, हॉकर्स, हॉकर मतलब जो आवाज़ लगा के सामान को बेचता है वो, डिवोटीज भक्त सब, टूरिस्ट, गाय का जिक्र किया है, मंकी का जिक्र किया है, कबूतर का जिक्र किया है, एंड एट द एंड कुत्तों का जिक्र किया गया है जो कि रोम करते रहते हैं, रोम थ्रू द ग्राउंड्स। रोम का मतलब होता है इधर उधर फिरना, ठीक है। चलिए, वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर, किसको ऑफर किया इन्होंने? भगवान को ऑफर किया, जाहिर सी बात है। देयर आर सो मेनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट इन प्रीस्ट अटेंशन। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि वर्शिपर का मतलब होता है पूजा करने वाला। भीड़ थी लोगों की, अब ये लोग लाइन में लगे हुए हैं, हाथ में वो लेके पूजा का वो क्या बोलते हैं भाई, जल वगैरह, पात्र वगैरह और फूल वगैरह, और एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं और कोहनी से ढकेल रहे हैं। एल्बो से लिखा गया, ये कोहनी से धकेल रहे हैं आगे वाले को। मंदिर में ऐसा जनरली होता है जब ज़्यादा भीड़ लग जाती है। और ये कहानी तकरीबन 20 साल 22 साल पुरानी है, तब का माहौल है। अभी तो और ज़्यादा आबादी बढ़ गई है, अभी तो और धक्का मुक्की बढ़ गया है। और मंदिर का मैनेजमेंट कभी कभी अच्छा नहीं होता है तो उससे भी धक्का मुक्की बढ़ता है, ठीक है ना। मंदिर का मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो ऐसा धक्का मुक्की नहीं होगा, ठीक है। इतने में ही हमारे विक्रम सेठ देखते हैं कि एक नेपाली प्रिंसेस जो है वहाँ से गुजरती है और सभी लोग बो डाउन, बो का मतलब ऐसे झुक जाते हैं उसके सम्मान में, ठीक है, कि जाइए महारानी आप यहाँ से। तो नेपाल में एक्चुअली किंग का कॉन्सेप्ट है, अभी भी है, नेपाल के राजा होते हैं, ठीक है ना। बट मोस्ट ऑफ द पावर जो जापान का है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने ले रखा है और किंग के फेवर में बहुत कम पावर आया हुआ है अभी। 2009 तक तो यहाँ तक मतलब किंग राज करता था जापान, या जापान बोल रहा हूँ, नेपाल के अंदर, समझ गया ना, मतलब ज़्यादा पावर उसके पास थी, ऐसा सीन है। 6-7 बार तो ये लोग संविधान लिखे हैं अपना, नेपाल वाले। हमने तो एक ही बार लिखा था, हाँ, रिपब्लिक डे मनाते हैं हम लोग, इन्होंने 6-7 बार अपना संविधान लिखा है, समझ गए। चलिए, राइटर बताते हैं कि बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सैफरन क्लैड वेस्टर्न्स, देयर वर सम वेस्टर्न्स, जिन वेस्टर्न्स का मतलब विदेशी लोग, ठीक है ना, यूरोप वाले बेसिकली या अमेरिका वाले, उन्होंने सैफरन क्लैड, सैफरन कलर का चोगा ओढ़ के रखा हुआ है, एंड दे आर क्लेमिंग टू बी हिंदू, कि हम लोग हिंदू हैं, लेकिन पुलिस जो है इनको अंदर नहीं जाने दे रही थी। अरे भाई, किसको बेवकूफ बना रहे हो, है ना। वेस्टर्न वाले कितना भी पहन ओढ़ लेंगे तो हिंदू जैसे थोड़े लेंगे, तो वही सीन था यहाँ पे, ठीक है ना। इतने में ही वो देखते हैं कि एकदम अचानक से लड़ाई हो जाती है, मारा मारी होने लगती है। पर ये लड़ाई किसी ह्यूमन के बीच के नहीं थे, 2 बंदर आपस में लड़ने लगे। पशुपतिनाथ में ढेर सारे बंदर हैं बाबू, ठीक है ना। बंदर लोग जनरली क्या करता है, प्रसादी चुरा के खा जाता है, भगवान के ऊपर चढ़ाओ, केला लेके भाग जाएगा, नारियल लेके भाग जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ गया था, मैं लखनऊ गया था, तो वहां भी बंदर बहुत सारे थे, ठीक है ना। राजगीर में भी बंदर है। तो ये आपके तीर्थ स्थल पे बंदर होते ही हैं प्रसाद वगैरह खाने के लिए। तो दोनों बंदर लड़ने लगे, ठीक है, एक दूसरे का पीछा करने लगे। चेस का मतलब होता है पीछा करना।
जंप करके भागने लगे। एक तो ऐसा जंप करके भागा जो शिवलिंग के ऊपर से कूद के भाग गया, ठीक है ना। अब एक बंदर ने दूसरे को चपकाया होगा तो बंदर चिल्लाते चिल्लाते भाग गया वहां से। कैसे भागा? नदी के किनारे किनारे जो बना हुआ था बाउंड्री, या यूँ कहें कि वो जो सीढ़ियाँ बनी होती ना घाट, उस पर छटपटाते हुए भाग गया। बाय द होली बागमती। बागमती रिवर जानते हैं ना, नेपाल में है। यहाँ से तो आपको क्लियर होगा कि बागमती रिवर कहाँ है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, नेपाल में है, ठीक है। उसी नदी के किनारे जो है कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब होता है लाश, एक लाश जो है वो जलाई जा रही है, ठीक है। देखिए ह्यूमन का जो बॉडी होता है उसको बोलते हैं कॉर्प्स या कॉर्पस, जानवर का बॉडी को बोलते हैं कैरिकस, कॉर्पस नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। जानवर का बॉडी कैरिकस। लेकिन अगर एक इंसान मरा हो और उसकी आप बेइज्जती करना चाहते हो तो उसको भी कैरिकस लिख देगा राइटर, अगर बेइज्जती करने का इरादे से लिखेगा तो, ठीक है। चलिए ये सब बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हालांकि उसी एरिया में जो है, उसी नदी किनारे लाश भी जलाया जा रहा है, उसी नदी के किनारे एक महिला कपड़े धो रही है, उसी नदी के किनारे एक बच्चा नहा भी रहा है, ठीक है ना। अब देखो कितना ज्यादा यहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं। अब गंगा नदी, जैसे मैं पटना में रहता हूँ तो यहाँ तो मैंने बहुत सारे, हथुआ घाट हो गया, गाय घाट हो गया, बांस घाट हो गया, बहुत लोग मरने के बाद यहीं जाते हैं। और यहाँ पे इनका क्या होता है, क्रिमिशन। क्रिमिशन का मतलब जलाना, अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, समझ गए यही सत्य है भाई। खैर फिर थोड़ी देर बाद हमारे राइटर देखते हैं कि रे भाई यही एक बालकनी बना हुआ है नदी के किनारे, जिसमें से फूल और पत्ते गिराए जा रहे हैं टोकरी के टोकरी करके। ये फूल और पत्ते ऐसे हैं जो भगवान के ऊपर ऑफर किए गए थे, भगवान को चढ़ाए गए थे, चढ़ावा, वही ऑफरिंग लिखा गया है। उस चढ़ावे को नीचे फेंका जा रहा है टोकरी से। क्या करेंगे उस फूल पत्ते का पुजारी लोग? कुछ नहीं करेंगे। हालांकि फूल पत्ती नदी में डालना एक हद तक ठीक चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लास्टिक डालना बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि कभी कभी छठ हुआ तो हुमाद बांधे उसी पॉलिथीन में फेंक दी नदी में से, जैसे कि एकदम लग रहा है कि नदी कहीं पे जाकर उसको डिस्पोज कर दी गया। ऐसा नहीं होता ना, फिर कहीं जाकर भी इकट्ठा होगा और पर्यावरण पर एट द एंड नुकसान ही करेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि वो जो ऑफरिंग थे यानी कि फूल और पत्तियां, ये सारे के सारे मुरझा चुके थे। विल्टेड का मतलब होता है मुरझा जाना, ठीक है। अब उसी साइड में नदी के किनारे एक छोटा सा पत्थर का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जिसके ऊपर एक देवी की मूर्ति है बेटा, ठीक है। एक देवी की मूर्ति है जो कि हाफ जमीन से इमर्ज हो रही है, हाफ जमीन के नीचे है, हाफ जमीन के बाहर है, ठीक है ना। और उसको बोला गया है श्राइन, श्राइन या श्रीन जो कह लीजिए, प्रोनाउंसिएशन जो भी हो। तो श्रीन जो है बेसिकली होता है एक धर्म स्थल जहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है, ठीक है ना। तो उस जगह पे बेसिकली लोग जाके पूजा करते हैं, देवी को टीका चढ़ाते हैं, हुमाद जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। और उस देवी के बारे में कहा जाता है कि ये देवी जो है प्रोट्रूड्स, प्रोट्रूड्स का मतलब होता है जमीन इमर्ज होना, ठीक है ना। तो ये देवी जो है जमीन से इमर्ज हो रही हैं, और इनके बारे में कहा जा रहा है कि जिस दिन ये देवी जो है फुल्ली इमर्ज हो जाएंगी, इमर्ज फुल्ली, ठीक है, उस दिन जो इसके अंदर जो गॉडेस हैं, जो भगवान है इसके अंदर, वो निकल के भाग जाएंगे, चले जाएंगे स्वर्ग में, और धरती पर से कलयुग का अंत हो जाएगा। कुछ भी मतलब कहानियां बनाई गई हैं, लेकिन अब लोगों की मान्यता है तो मैं क्या करूं, ठीक है, होगा, अपना अपना सबका होता है भाई विचार चीज़ों को लेके, ठीक है। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा हजम करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। खैर अब ये पशुपतिनाथ का सीन लिख दिया कि ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। अब हमारे राइटर आगे बढ़ते हैं और बौद्धनाथ स्तूप, बौद्धनाथ स्तूप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बुद्धिस्ट लोगों के लिए है। पहले इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने 2 जगह विजिट करा, एक हिंदू वाला पशुपतिनाथ, दूसरा बौद्ध वाला बौद्धनाथ स्तूप। और यहाँ पे जब ये आते हैं तो ये पाते हैं कि जो बुद्धिस्ट श्रीन है, श्रीन का मतलब क्या बताएं, धर्म स्थल, पावन स्थल, पूजा पाठ का जगह, इसमें एक अजब ही तरह का स्टिलनेस है, यहाँ पे एक अजब ही तरह की शांति है। अगर आप में से कोई बच्चे किसी को बोध गया जाने का अधिकार मिला, अधिकार बोल रहा हूँ, अगर किसी को बोध गया जाने का मौका मिला हो लाइफ में, जैसे कि मैं तो गया हूँ, वहां जब जाओगे ना तो देखोगे बौद्धिस्ट मॉन्क लाइन से बैठे हुए हैं, सब ध्यान कर रहे हैं, बहुत शांति है, बहुत शांति है। मैं महावीर मंदिर यहाँ पटना वाला जाता हूँ, इसमें ज्यादा बार नहीं गया हूँ, लेकिन देखता हूँ कि भाग दौड़ तो है थोड़ी सी,
लेकिन वही बुद्धिस्ट लोग बहुत शांति से काम करता है। तो ये हमारे राइटर भी बताते हैं कि उस जगह पे ना बहुत ही ज्यादा शांति थी। और ये जो बौद्धनाथ स्तूप था ना, स्तूप में आपने देखा होगा ऊपर में गोल सा ऐसा डोम होता है जिसको गुंबद बोलते हैं। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि इमेंस डोम, इमेंस का मतलब विशाल का है, बहुत बड़ा डोम इसके ऊपर लगा हुआ है व्हाइट कलर का, ठीक है। उसी के आसपास जो है ढेर सारी छोटी मोटी दुकानें खोली हुई हैं और तिब्बतन इमिग्रेंट जो है यहाँ पे सामान बेच रहे हैं। इमिग्रेंट का मतलब कहीं से आकर यहाँ बसे हुए लोग। जब चाइना वालों ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था ना, तो तिब्बत वाले सब भाग भाग के हिमालय क्रॉस करके इधर आ रहे थे। जैसे दलाई लामा का नाम आप लोग सुने हैं, वो इंडिया है, नेपाल में लोग भागे। तो ये लोग अपना यहाँ पे व्यापार करने लग रहे हैं। वो क्या क्या बेच रहे हैं देखिए, लिखा गया आगे, बैग बेच रहे हैं, हाँ, तिब्बतन प्रिंट्स बेच रहे हैं, सिल्वर की ज्वेलरी बेच रहे हैं, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि यहाँ पे बेची जा रही हैं। कमाल की बात है कि यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं है, नो क्राउड लिखा गया, ठीक है। नो क्राउड का मतलब समझिएगा वहाँ भीड़ ही नहीं है, यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं है। अकॉर्डिंग टू पशुपतिनाथ टेम्पल, वहां पे ज्यादा भीड़ था, भाग दौड़ था। दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड। तो हालांकि काठमांडू की अदर गलियां जो हैं बहुत ज़्यादा बिजी हैं, पोपा पोपा, ये ले लो जी, वो ले लो जी, होते रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा वहाँ से ज़्यादा शांत है और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला कि जब आप बौद्ध गया विजिट करोगे ना, तो आप पाओगे कि अजब ही शांति है वहाँ। सिर्फ कहने से नहीं होगा, आपको विजिट करना पड़ेगा एक बार वहाँ पर जाकर, ठीक है। चलिए अब काठमांडू के बारे में लिखते हैं कि ये जो है एक विविड प्लेस है। विविड का मतलब रंग से भरा हुआ, अलग अलग तरह की चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और विविड का मतलब जिंदा भी होता है, जीवंत, तो दोनों ही मतलब सही है यहाँ पे, ठीक है ना। कैसे यहाँ पे माहौल कैसा है, तो यहाँ पे मर्सेनरी, यहाँ पे कैसा माहौल है बेटा, मर्सेनरी। मर्सेनरी का मतलब ऐसा, जैसे आप समझिए मर्सेनरी से वर्ड बना है मर्चेंट, यानी कि जो सामान बेच के प्रॉफिट कमाते हैं, उस तरह के लोग को मर्सेनरी बोला गया है। जाहिर सी बात है, देयर आर सो मेनी शॉप्स, हर तरह का बिजनेस है। कोई मिठाई बेच रहा होगा, हाँ, किसी की दुकान होगी, कोई होटल खोल के रखा होगा। अभी हमारा राइटर होटल में ही तो सो रहा था। तो ऐसा प्लेस है जहाँ मर्सेंट्री यानी कि लोग अपना बस पैसा कमा रहे हैं, पैसा के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। रिलीजियस प्लेस तो है ही है, रिलीजियस प्लेस तो है ही है, विथ स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर अडोर्न डेटी। भैया देखो फिर वही चीजें बताई गई है कि काठमांडू की गलियां पतली पत्ती हैं और हर गली में आपको देवी देवता मिल जाएंगे और इनके डेटीज यानी कि इनकी मूर्तियों को जो है अडोन किया गया है। अडोन का मतलब सजाना, एक एक वर्ड मैं बताता हूँ, कॉपी में लिखा करो। अडोन मतलब सजाना, डीटी मतलब मूर्तियां, मूर्तियों को सजाया गया है कैसे, फूल और माला से और बेलपत्र वगैरह जो भी मिल जाए उसे सजाया गया यहाँ पे, ठीक है ना। और इन्हीं गलियों में बिजीएस स्ट्रीट है भाई, बहुत बिजी है। इसी गली में आपको फल बेचने वाले, हाँ, बांसुरी बेचने वाले, हॉकर्स जो माथा पे सामान लेके बेचते हैं, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स, देयर आर सो मेनी शॉप्स, कितना का नाम मैं लूं। चॉकलेट बिक रहा है, हाँ, कॉपर के बर्तन बिक रहे हैं, घंटियां बिक रही है, शंख बिक रहा है, भाई बहुत सारी चीजें बिक रही है, मिठाई बिक रहा है। और हाँ, एक चीज यहाँ पे बिक रहा है, वो है नेपाली एंटिक्स। एंटिक्स का मतलब कीमती वस्तुएं, पुराने जमाने की या हाथ से बनाई हुई, जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल होती है, उसको एंटिक बोला जाता है। और इसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक तो इतना पापो पावरा, घंटी बज रही है, ट्रक का आवाज आ रहा है, टेम्पो का आवाज आ रहा है, इसी भीड़ भाड़ इलाके में ब्लेयर आउट सॉन्ग्स, ब्लेयर आउट सॉन्ग्स बज रहे हैं, सॉन्ग्स की आवाज जो है निकल रही है बहुत ज्यादा हर जगह से। और ये सॉन्ग्स कहाँ बज रहे हैं बेटा, तो ये बज रहे हैं आपके रेडियोज में। मतलब आपने देखा कि होटल में सब रेडियो चला के छोड़ देते हैं, अभी तो नहीं, पहले की बात की गई ना, तो पहले रेडियो सुनते थे लोग, टीवी वगैरह ज्यादा नहीं होता था ना, मोबाइल इंटरनेट था नहीं, तो रेडियो में ज्यादा समय बिताते थे। अब इसी भीड़ भाड़ में मैंने अभी क्या बताया कि कार का हॉर्न, साइकिल का हॉर्न, सारी चीजें हो रही हैं। तो राइटर जो है हमारा थोड़ा सा परेशान हो गया है अब, ठीक है। अब देखो वहां पे क्या लिखा गया, मोटरसाइकिल जो जा रहे हैं उनका रास्ता घेर घेर के गैया खड़ी है। ये तो अभी भी होता है, स्ट्रे काउज, मोटरसाइकिल वाले कहते हैं ना हट 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 हट, तो गाय पीछे मुड़ कैसे देख रही है हटती नहीं है वो, बस घुरना के देखती है, तो थपथपाना पड़ता है। उसी एरिया में आपको वेंडर्स मिल रहे हैं, वही लोकल वेंडर्स, सामान बेचने वाले, शाउटिंग दियर वेयर्स, कपड़ा भी बिकता है ना। मैं इतना ज्यादा यहाँ पर खो गया, आई इंडल्ज माई सेल्फ। इंडल्ज का मतलब होता है एकदम
उसमें लिप्त हो जाना, खो जाना। मैं वहां पे अपना होश खो बैठा, ठीक है, मुझे जो चीजें मिल रही थी वहां पे खरीद रहा था। मैंने वहां पे देखो क्या क्या खरीदा। यहाँ पे हमारे राइटर 3-4 चीज खरीद लेते हैं। सबसे पहले क्या खरीदा इन्होंने, बार ऑफ मार्जिपेन। मार्जिपेन मिठाई का नाम है। बार, बार, बार मतलब जानते हैं ना, जैसे डेयरी मिल्क का बार आता है छोटा वाला, बार मतलब छोटा सा चॉकलेट, ये या छोटा सा साइज बेसिकली। तो उन्होंने बार ऑफ मार्जिपन खरीदा। मार्जिपन एक मिठाई है जो कि बादाम और चीनी से बनती है। तो बादाम कौन, पीनट वाला नहीं, बादाम वो आलमंड जो बोलते हैं हम लोग, जिसके खाने से बुद्धि शार्प होती है कहा जाता है, उसके मिक्सचर से मार्जिपन मिठाई बनती है, ठीक है ना। और बड़ी फेमस मिठाई है, तिब्बत लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा सब वहाँ बिकता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या खा रहा है हमारा, तो मिठाई तो खा ही लिया भैया। दूसरा हमारा खा रहा है कॉर्न। वो भी कैसा कॉर्न खा रहा है, जिसपे उसको ऐसे पूरा अंगीठी बोलते हैं उसको, ठीक है, अंगीठी मतलब चूल्हे पे उसको क्या किया गया, लिखे ना ब्रेजियर, अंगीठी पे भुट्टा को पका दिया गया, उस पर नींबू निचोड़ा गया, नमक डाला गया, हल्का सा मिर्च डाला गया, मजा ही आ गया राइटर को खा के, ठीक है ना। क्या लिखा, रब्ड विथ सॉल्ट, चिली पाउडर एंड लेमन। मुंह में पानी आ गया ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने ये सब चीजें देखी जो कि पेवमेंट पे बिक रही थी। पेवमेंट का मतलब फुटपाथ पे बिक रही थी। अ कपल ऑफ लव स्टोरी, लो इन्होंने लव स्टोरी वाली कॉमिक बुक खरीद ली, है ना। और इन्होंने एक रीडर्स डाइजेस्ट नाम की पत्रिका, मैगजीन भी बाय कर ली वहां से। कमाल है, बहुत पैसा खर्चा करने लग रहे हैं, ठीक है ना। ऑल दिस आई वॉज विथ कोका कोला, कोका कोला पिया एंड एक पिया नॉस्टिंग ऑरेंज ड्रिंक एंड फील मच द बेटर फॉर इट। चलिए, नॉस्टिंग मतलब होता है ऐसी चीज, देखिए नौजिया का मतलब बेसिकली नाक होता है, ठीक है ना। एक ऐसी चीज जो पिए तो लेकिन उसका गंध ठीक नहीं है, स्मेल उसका ठीक नहीं है, और उसको पीने के बाद या खाने के बाद हमको उल्टी जैसा फील हो, तो उन्होंने एक बदबूदार या कहें कि नाक को ना भाने वाला ऑरेंज ड्रिंक ट्राई किया, लेकिन ठीक था मिला जुला के, इसलिए लिखते हैं कि आई एंड फील मच द बेटर फॉर इट। ठीक है, ठाक था मतलब, ठीक है ना। चलिए, अब हमारे राइटर थक गए हैं, घूमते घूमते शाम हो गई है, और काफी सारी चीजें इन्होंने ट्राई कर ली है। काठमांडू घूम लिया, 2-2 मंदिर घूम लिया एक दिन में। अब हमारे राइटर सोचते हैं कि मुझे अब घर जाना चाहिए, लेकिन मुझे किस रूट से घर जाना चाहिए, ठीक है ना। देयर आर सो मेनी वेज जिससे मैं घर जा सकता हूँ। आई शुड टेक बैक होम इफ आई वेयर प्रोपेल्ड बाय एंथुसियाज्म फॉर ट्रैवल पर से आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना। तो मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं ना, अभी मैं काठमांडू में हूँ तो मैं यहाँ से बस ले सकता हूँ या ट्रेन ले सकता हूँ जो कि सीधे पटना जाएगी, और पटना से मैं अपने घर लखनऊ, इनका शायद लखनऊ या बनारस में कहीं तो घर है, वहां चला जाऊंगा, ठीक है। मतलब यूपी में ही कहीं है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आगे शायद लिखा होगा। तो ये मैं कर सकता हूँ, या तो ट्रेन ले लूँ और पटना चला जाऊं, और वहां से देन सेल अप द गंगा को, देखो क्या लिखा है, गैंगेज। अरे भाई गैंगेज लिखने की क्या जरूरत है, गंगा पूरा भारत जानता है कि गंगा नदी है, GANGA, तो गैंगेज अननेसेसरी वर्ड। उसी तरह स्तूप का स्तूपा कर दिया है, अशोक का अशोका कर देगा, राम का रामा कर देगा, क्यों अननेसेसरी बर्डन देना है बच्चों पे भाई, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि गंगा वाला जो पार्ट है, जैसे मैं पटना जाऊंगा और पटना से गंगा नदी में होते हुए सेल करते हुए, सेल का मतलब नाव से, मैं अपना बनारस और ये इलाहाबाद निकल जाऊंगा। देखो इनका घर इलाहाबाद में है, यूपी में, ठीक है। लेकिन ये थोड़े से थक गए हैं नहीं नहीं नहीं, इलाहाबाद में भी नहीं है। इलाहाबाद से आगे होते ही यमुना से सेल करते हुए आगरा से दिल्ली चले जाएंगे, नदी के रास्ते, ठीक है, नदी के रास्ते। अब बोलोगे सर नदी के रास्ते कोई कैसे जा सकता है, तो यहां हमारा राइटर खुद लिखते हैं कि इफ आई एम एन इंथुसियाज्म, अगर मैं एक उत्सुक व्यक्ति हूं, अगर मैं एक शौकीन व्यक्ति हूं, तो अगर मेरे अंदर उतनी एनर्जी है तो मैं ये रास्ता चुनूंगा। लेकिन मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, बट आई एम टू एग्जॉस्ट, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं, और मैं थोड़ा सा होम सिक हो चुका हूं, मेरे घर को याद आ रही है, घर को मैं मिस कर रहा हूं, ठीक है। तो राइटर हमारे सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, वो जाते हैं एयरपोर्ट पे, टिकट लेते हैं, देन उसे जाने का डिसाइड करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है नेपाल एयरलाइन ऑफिस एंड बाय ए टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, एंड दैट वुड बी मच बेटर आई थिंक, क्योंकि अब थक गए हमारे वहां से आके, तो
एयरप्लेन वाला रास्ता ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। अब देखो जब ये होटल पहुंचते हैं अपने, तो एक बंदे को देखते हैं जो कि फ्लूट बेच रहा है, बांसुरी बेच रहा है। अब बांसुरी बेचने वाले जनरली ऐसे बांसुरी बेचते हैं, एक बांस का वो लग्गी लेके आते हैं, लग्गी मतलब डंडा, उसमें ढेर सारा छेद बना के उसमें ऐसे बांसुरी फंसा लेते हैं। और इनके बेचने का स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है, ये आवाज़ नहीं लगाते हैं कि बांसुरी ले लो बांसुरी ले लो, नहीं, ये बस बजाते चलते हैं। और मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, आप तो ऑलरेडी ये सब जानते हो, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द बच्चों ने इनसे खरीदा भी होगा, बहुत सस्ता में बेचते हैं, 20 या 25 रुपये में बांसुरी दे देंगे, 15 रुपये भी रहेगा तो एक बांसुरी आपको दे देंगे। मैंने बहुत बांसुरी खरीदा है, मैंने एक्चुअली, मैं देखता हूँ तो मेरे से रहा नहीं जाता है, मुझे बजाना नहीं आता है, मैं ले लेता हूँ, 15-20 रुपये का तो देते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने देखा कि एक बांसुरी वाला जो है वहाँ पे बांसुरी बेच रहा है, और उसके एक छोटे से जो बैम्बू का स्टिक है उसमें 50 और 60 बांसुरी लटक रही हैं, ठीक है ना। और ये देखने में बिल्कुल एकदम क्विल्स ऑफ अ पॉन्क्यूपाइन की तरह लग रहा है। क्विल्स का मतलब कांटे, ये वाला जो जानवर है इसको बोलते हैं पॉन्क्यूपाइन, इसके पीठ पे जैसे कांटे आप लोग देख रहे हैं, ठीक इसी तरह का बोल रहे हैं ये ना, ये बांसुरी वाला भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब देखो बांसुरी वाले की थोड़ी सी बड़ाई करेंगे। यहाँ तो मैंने बता दिया कि हाँ बैम्बू का वो बेसिकली है। आगे बताता है कि सिलेक्टेड फ्लूट एंड प्लेस 4 मिनट, ये भी मैंने बता दिया। बांसुरी कैसे बेच रहा है, वो आवाज नहीं लगा रहा है, वो बस बजाने लग रहा है, कुछ कुछ मिनट के लिए बजा रहा है। और ये सब जो लोग हैं बहुत माहिर होते हैं बजाने में, समझे, सरस्वती की कृपा कहो या फिर प्रैक्टिस कहो, जैसा कहो, लेकिन इनको बहुत अच्छा बांसुरी बजाना आता है। इनको इतनी मैंने क्या बताया कि मैंने बहुत सारे बांसुरी ले लिए। क्यों ले लिए, क्योंकि वो लोग इतना अच्छा बजाता है कि मैं लगता है कि मैं भी बजा ही लूंगा, लेकिन लेने के बाद पता चलता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। उनकी प्रैक्टिस होती है 10 साल 15 साल की, ठीक है। और इनका जो बेचने का स्टाइल है, राइटर हमारे बताता है कि इनका जो साउंड है ना बांसुरी का, एकदम क्लियरली है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ट्रैफिक का साउंड है, जो कार का साउंड है, जो रेडियो का साउंड है, इतना सारा मिक्स साउंड उस मार्केट में है, बावजूद इसके बांसुरी वाले का साउंड एकदम कानों तक आ रहा है अच्छी तरह से, क्योंकि उसका पिच बहुत लो होता है, शार्प होता है, समझे ना, तो हमारे कानों तक आता है। यही बोल रहे हैं कि ट्रैफिक है। एंड द हॉकर क्राइज ही प्लेज स्लोली मेडिटेटिवली। मेडिटेटिवली का मतलब होता है ध्यान मग्न होकर, मेडिटेट का मतलब ध्यान करना होता है ना, मेडिटेट मतलब ऐसे ध्यान करते अपन, तो ऐसे लिखा गया है मेडिटेटिवली, यानी कि ध्यान पूर्वक एकदम बजा रहा है, मतलब अपने ही मगन है वो बंदा, ठीक है। ऑकेजनली ही मेक्स अ सेल। ये देखो, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको अगर अपने से पढ़ोगे तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसके चांसेस बनते हैं, यहां से यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि ऑकेजनली ही मेक्स अ सेल बट इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे एज इफ दिस वेयर इंसिडेंटल टू हिज इंटरप्राइज। इतना हार्ड बना दिया इसको, अननेसेसरी। कहने का मतलब कि ऑकेजनली वो बेच लेता है 1-2 बांसुरी, ठीक है, लेकिन वो बेच के भी ज्यादा ध्यान नहीं देता है पैसे के ऊपर, एज इफ कि बेचना उसका सेकेंडरी काम है, उसका प्राइमरी काम बजाना है, वो अपने में मगन है, उसको बजाने में मजा आ रहा है, ठीक है ना, और बेचना उसका सेकेंडरी काम है, बस यही बताया गया है, समझ गया। चलिए, तो कभी कभी वो रुक जाता है, ब्रेक लेता है और फ्रूट सेलर से बात करने लगता है। जाहिर सी बात, वहां से डेली गुजरेगा तो अगल बगल वाले उसके दोस्त बन जाएंगे, तो उस चीज की बारीकता को समझिए, ठीक है ना। और जिस हिसाब से बजा रहा है ना, ये जिस हिसाब से बेच रहा है, मुझे ऐसा लगता है, आई इमेजिन दैट दिस हैज बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर। मतलब कि मुझे वैसा रियलाइज हो रहा है कि ये जो काम ये बंदा कर रहा है ना, काफी सालों से कर रहा है, तब जाके इतना मगन है, और अब इसको पैसे से उतना लेना देना नहीं है, मतलब अपने काम में मंझा हुआ है, ठीक है। चलिए, कहा जाता है कि आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम स्क्वायर। मतलब मैं वहां से, अब क्योंकि होटल जो है ना, स्क्वायर मतलब चौराहा, जहाँ चारों तरफ से गाड़ियां आती हैं, तो मैं वहां से मतलब अपने आप को थोड़ा सा डिफिकल्टी फील कर रहा हूँ हटाने में, क्योंकि मुझे इतना मधुर लग रहा है ना वो बांसुरी वाला कि मजा ही आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो, बांसुरी की जो धुन है, डज दिस टू मी ऑलवेज, मेरे को हमेशा मंत्र मुग्ध कर देती है। इट इज एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स। ये जो बांसुरी की धुन है, अब देखो बांसुरी के बारे में ज्ञान थोड़ा सा बांटेंगे हमारे जो राइटर हैं,
तो इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, समझिएगा, और अच्छी चीज़ है बेसिकली, ठीक है ना। तो हमारे राइटर बोलते हैं कि बांसुरी की जो धुन है ना, ये तो मतलब ब्रह्मांड की धुन है, बहुत पहले ही से चलते आ रही है, समझ गए। कृष्ण के समय से बांसुरी का क्रेज है, कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे ठीक है। कहा जाता है कि देयर इज नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट। तो दुनिया में ऐसा कोई कल्चर ही नहीं है जिसका कोई अपना फ्लूट का धुन ना हो, और ये बिल्कुल सही बात है। अब इसी को प्रूफ करते हैं, क्या लिखा है, द रीड ने, द रीड ने, ये जो तरीका है बांसुरी बजाने का, जैसे भारत में क्लासिकल म्यूजिक जब बजता है तो उसमें बांसुरी की धुन आती है, लेकिन द रीड ने मिडिल ईस्ट का धुन है बेसिकली। मिडिल ईस्ट यानी कि वही अरब कंट्रीज वाले, ठीक है। द रिकॉर्डर, रिकॉर्डर यूरोप वाले, द जापानीज साकुहाची, अलग अलग तरीका है बजाने का। उसी तरह के द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रेदी फ्लूट ऑफ साउथ अमेरिका, एंड द हाई पिच चाइनीज फ्लूट। अब देखो 7-8 यहाँ पे देश का नाम लिख दिए कि यहाँ बांसुरी बजाई जाती है। तो हमारा बंदा बांसुरी के पीछे पूरा पागल दीवाना हो चुका है, ठीक है ना। चलिए, खैर, इट बीव्स स्टोन, दैट्स ओके, वी नो दैट। फिर बड़ाई करें बांसुरी की, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, बढ़े ना आगे, ठीक है। Yet to hear any float, it seems to me to be drawn into the community of all mankind। तो जब भी मैं सुनता हूँ बांसुरी को तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द वन पर्टिकुलर थिंग जो कि कॉमनलिटी ऑफ मैनकाइंड, कहने का मतलब जो हर किसी में कॉमन है, हर कल्चर में कॉमन है। दैट वाज इजी, यानी अलग अलग कल्चर के लोग जो इसको बजा रहे हैं। चलिए आगे बताते हैं कि टू बी फिर म्यूजिक की बड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत, बार बार रिपीट करके समय नहीं बर्बाद करना मुझे। म्यूजिक की बड़ाई यहाँ पे फिर कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर बताते हैं यहाँ पे कि जो बांसुरी है ना, क्या लिखा है, इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ। बांसुरी जो है सांसों से चलती है, जैसे हमारी सांसें अंदर आती हैं बाहर चलती हैं, बांसुरी को भी उस चीज से ये रिलेट करते हैं। पोएट और राइटर लोग का काम आप लोग जानते हैं, या ऐसा रिलेट कर देगा ना चीजों को कि आप डर जाइए, ठीक है। इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन। तो जैसी हमारी सांसें चलती है तो हमारी जिंदगी चलती है, उसी तरह बांसुरी में भी हम लोग फूंक मारते हैं ना, सांसें भरते हैं, सांसें खींचते हैं, तो वो बजता जाता है, धुन क्रिएट करते जाता है। अब यहाँ पे फिर से हमारे बांसुरी के दीवाने राइटर बोलते हैं कि दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाय अ फ्यू फैमिलियर फ्रेजेस ऑन बांसुरी। फ्रेज का मतलब धुन, सरप्राइज मी एट फर्स्ट। तो कहते हैं कि ये जो बांसुरी की धुन है मुझे हमेशा सरप्राइज करती है। तबला, ढोलक, ये सब उतना इनको नहीं पसंद है, बांसुरी ज्यादा पसंद आने लग रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये लाइन स्किप करते हैं नहीं तो फिर से बड़ाई कर देंगे एक बार बताते हैं कि आई हैव रिटर्न्ड होम आफ्टर ए लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड, आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स। हालांकि मैं पता नहीं कहाँ कहाँ घूमा हूँ, मैं वहां से आया हूँ घूम घाम के, अब्रॉड का मतलब भारत से बाहर, ठीक है ना, विदेश घूम के आया हूँ, लेकिन इतना डिटेल मैंने कभी भी किसी चीज में नोटिस नहीं करा। लेकिन इस बार जो मैं डिटेल नोटिस कर पा रहा हूँ, देवी देवता, लोग, गलियां, मंदिर, खान पान, मार्केट, और एट द एंड ये धुन, बांसुरी, ठीक है ना, इस बार मैं ज्यादा डिटेल नोट कर पा रहा हूँ, और शायद इसीलिए मैं इसको लिख भी रहा हूँ। एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू। कहने का मतलब क्या है, देखो ऑनेस्टली अगर आपको मैं बताऊं तो यहां से लेके यहां तक जो अगर लाइन है, अगर आप खुद से पढ़िएगा तो बड़ी कंफ्यूजन होगा आपको। चीजों को बस घुमाया गया है अननेसेसरी, लेकिन चीजें हैं आसान। यहाँ बड़ाई करते हैं और बोलते हैं कि मैं जो पहले घूमा हूँ मैंने कभी वैसा फील नहीं किया जैसे मैं अभी फील कर पा रहा हूँ, लेकिन आज के बाद से, ठीक है, जैसा कि मैंने आज फील कराया है ना, कि हर मैं छोटी बड़ी डिटेल पे ध्यान दूंगा, कि सिग्निफिकेंस आई नाउ डू। कहने का मतलब हर वो छोटी बड़ी चीज जो महत्वपूर्ण है मैं उस पर ध्यान दूंगा अभी से और आज से। चैप्टर खत्म, इतना ही था, समझ गए, इतना ही था चैप्टर आपका। अब देखिए, अब एक दो चैप्टर और बचा हुआ है 9th क्लास का, उसको भी हम लोग जल्दी से पढ़ के खत्म कर लेते हैं, ठीक है। बात रही क्वेश्चन आंसर की, तो क्वेश्चन आंसर भी जल्दी ही मैं डाल दूंगा ताकि आपके एग्जाम में जो है हेल्प हो जाए।
तब तक आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा बाबू, तभी जाके आप क्वेश्चन आंसर देख पाइएगा बाद में जब मैं डालूंगा तो। ठीक है ना, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। फिलहाल के लिए बाय बाय। और जो मैंने पढ़ाया समझ में आया है ना, नीचे कमेंट करिएगा, मेरी तारीफ होनी चाहिए नीचे में। ठीक है, फिलहाल के मैं चलता हूँ। आई एम साइनिंग आउट।